Hello students, so today we are going to continue with our chapter profit and gains from business और profession। और जो आप इतने समय से वेट कर रहे थे अब वो समय आ चुका है, यानी कि हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सम्स। ठीक है, अभी तक अगर हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, पीजीबीवी में क्या क्या चीजें टैक्सेबल होती है और क्या क्या चीजें टैक्सेबल पीजीबीवी में नहीं होती है। सेकेंड डे आके हमने एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने कौन सा एक्सपेंस देखा, रेंट का एक्सपेंस, जिसमें कोई सम वगैरह नहीं था। और बाद में मैंने आपको बताया जो मेनली आएंगे वो कौन से आएंगे, हमारे डेप्रिसिएशन के बारे में आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमने दो पार्ट में देखा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा सा पार्ट देखा था और कल हमने डेप्री में और भी जो पॉइंट्स है इंक्लूडिंग फॉर्मेट्स एंड ऑल, वो सारा फॉर्मेट हमने समझ के रख दिया था। जाते जाते मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था 50% डेप्री वाला, वो भी एक बार वापस एक बार थोड़ा सा समझ लेते कि वो काम आएगा। और फिर आज हम लोग रेफरेंस में से जो सम करने हैं, मॉड्यूल में से जो सम करने हैं, क्रैकर में जो है ना डेप्री के सम दिए हैं, तो इसका जो एक पार्ट है उसका आज हम लोग थोड़ा लंबा लेक्चर लेके डेप्री के जितने भी सम्स वाला पार्ट है उसको आज हम लोग पैकअप करने की ट्राई करेंगे। और फिर हम लोग जो रहेगा इसके अगले पार्ट पे चलेंगे। चैप्टर खत्म नहीं होगा, इस चैप्टर का एक मेन पार्ट जो कि कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन जैसा मैंने बोला हुआ है, जितना भी पढ़ते जा रहे हो साथ साथ में रिवाइज करते जाना है, क्योंकि चीजें लिंक होगी। अगर आपको पहले के लेक्चर का नहीं पता है तो आज के लेक्चर में भी आप लोग टाइम वेस्ट करो। तो सबसे पहले आप लोग अगर किसी का भी कोई भी लेक्चर बाकी है तो पहले 3 लेक्चर देख के रखो, बाद में ये देखना, वरना आज का देखा हुआ भी टाइम पास जैसे लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया, पेज नंबर 6.10 फ्रॉम आवर रेफरेंस। तो उसके ऊपर पहले 2 पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, वो वापस देख लेते एक बार कि कब आप लोग का रेट ऑफ डेप्री आधा हो जाएगा। चलिए, आपने इस पॉइंट को मैंने जाते जाते सिर्फ समझा दिया था, एक बार वापस इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं कि कब हमारा रेट ऑफ डेप्री क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। चलिए, आपने से कोई पॉइंट बताइए, क्या पॉइंट था उसमें? अच्छा, मुझे बताइए, आप लोग बोलेंगे कि 180 डेज से अगर कम के लिए यूज किया है तो आप लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डेप्री हाफ। ये आपने पॉइंट अधूरा पढ़ा है। कंडीशन 2 है कि आपने पहले उसको परचेज कब किया होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में परचेज किया होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने क्या किया, अगर उस साल में क्या किया हुआ है, 180 डेज से कम के लिए यूज किया है तो रेट ऑफ डेप्री क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर आपने परचेज ही पहले कभी साल में करके रखा है तो हमें दिमाग ही लगाना है, फुल डेप्री आएगा। डन बच्चों, श्योर, पक्की बात, ध्यान रखोगे। तो पहले आप देखेंगे अगर प्रीवियस परचेज ही प्रीवियस ईयर के पहले करके रखा हुआ है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, फुल डेप्री या हाफ डेप्री, फुल डेप्री। बच्चों पहले क्लियर हुआ? ठीक है, और परचेज पहले हमने प्रीवियस ईयर में किया तो हम डेट भी देखेंगे और यूज वाली डेट भी देखेंगे, कितने डेज के लिए यूज किया वो भी देखेंगे। डन बच्चों, श्योर। चलिए, अब मैं आपको एक चीट कोड दे दूं क्या इसके लिए? ठीक है, चीट कोड दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, नोटबुक ओपन करो, नोटबुक में हेडिंग देना, नोटबुक में फॉर 50% डेप्रिसिएशन पॉइंट, फॉर 50% डेप्री पॉइंट, फॉर 50% डेप्री। ठीक है, ये सेम पॉइंट हम लोग नोटबुक में भी लिख के रख देते हैं। ठीक है, चलो, जो इसमें नोट्स में लिखा वही सेम लिखा रहा हूं। डेप्रिसिएशन अलाउंस इज लिमिटेड टू, डेप्रिसिएशन अलाउंस इज लिमिटेड टू 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, depreciation allowance is limited to 50% of normal depreciation, comma, if the following two conditions are satisfied, if the following two conditions are satisfied. First, where an asset is acquired during the previous year, notes में से लिखवा रहा हूं मैं, don't worry, where an asset is acquired during the previous year, ठीक है। और फिर देखो, एक काम करो, ऐसे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो ऐसे कैपिटल में एंड, एंड मतलब आपको पता चले दोनों ही कंडीशन है। वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेकंड पॉइंट, द असेट इज पुट टू यूज, द असेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग दैट ईयर, फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग दैट ईयर। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ बच्चों हमारा पहला इतना पॉइंट? ठीक है। अच्छा, आपने फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है ना बच्चों, वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2024-25 लिख के रख दो, 2024-25। अब देखो, अब हमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे कैलकुलेट करने थोड़ी ना बैठेंगे। ठीक है, अब है ना वहां पे इसी पॉइंट के नीचे एक लिखो, हेडिंग दो चीट कोड। सर ये तो जीटीए में करते थे हम लोग, चीट कोड। ठीक है, अब सुनना अच्छे से, अगर आपका जो पुट टू यूज है, अच्छा असेट एक्वायर्ड का लो चेक करनी है, पुट टू यूज है, अगर पुट टू यूज वाली डेट
आप ऐसे सिंपल अपनी भाषा में लिखो ना, पुट टू यूज वाली डेट इफ 1 अप्रैल 2024 से लेके 3 अक्टूबर 2024 के बीच में आ रही है, देन फुल डेप्री। मतलब अगर आपकी पुट टू, एक तो आपने एसेट तो प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया होना चाहिए, अगर आपकी पुट टू यूज वाली डेट इस डेट के बीच में अगर चालू हो गई पुट टू यूज, मतलब 3 अक्टूबर तक भी चालू हो गया तो फुल डेप्री। आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना 180 डेज से ज्यादा ही आएगा। क्लियर हुआ? श्योर। हाउएवर, ये पॉइंट लिखने के बाद देखा, हाउएवर 4/10/2024 टू 31 मार्च 2025 के बीच में हुई, देन बोलो हाफ डेप्री। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद अगर आपने कभी भी लिया होगा ना, तो आपके नंबर ऑफ डेज 180 डेज से कम ही आएंगे। मतलब एग्जैक्टली 4 अक्टूबर को भी लिया होगा ना, तो 4 अक्टूबर से लेकर आप 31 मार्च के डेज कैलकुलेट करोगे ना, तो 179 डेज आते होंगे। समझ आ रहा है? तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने पहले चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया नहीं किया है। फिर हम देखेंगे, अच्छा प्रीवियस ईयर में एक्वायर ही नहीं किया तो फुल डेप्री या हाफ डेप्री? फुल डेप्री। तो हमें दिमाग नहीं लगाना, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दूसरी कंडीशन के लिए हम ये चीट कोड यूज करेंगे। अगर 3 अक्टूबर को भी किया है तो फुल या हाफ? फुल। पता चला बच्चों? 4 अक्टूबर या उसके बाद किया है तो हाफ डेप्री। देख करके देखे एक बार, ठीक है। चलिए अब हम सम्स के तरफ जा रहे हैं। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारा लिखा हुआ फॉर्मेट एक बार वापस आ जाइए, ठीक है। हमारा लिखा हुआ फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट लिखवाया था बच्चों, चलिए सब लोग एक साथ बोलेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है? ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024। फिर परचेज ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 एंड पुट टू यूज, क्लियर, माइनस सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? WDV रेलिवेंट फॉर डेप्रेशन पर्पस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे? डेप्री, ठीक है। डेप्री एज पर विच मेथड? WDV मेथड। समझ आ रहा है? डेप्री हमारा WDV से आता है। और फिर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? परचेज। समझ आया बच्चों? अब इसमें वो है ना, डेप्री पूरा आएगा नहीं आएगा, पता है कल मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बता दिया था। अगर आपका ओपनिंग प्लस परचेज से अगर उसकी वैल्यू आपकी सेल्स वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो लिमिट करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। याद है? सब पॉइंट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। और आई होप घर पे आकर आपने रिवाइज भी किया होगा, तो पॉइंट अगर बीच में आएगा तो आप लोग को याद रहेगा। डन बच्चों? श्योर। चलिए एक और पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक है भाई, आगे वाले सम में काम आएगा, सम में आएगा तो वापस रिवाइज भी करा दूंगा। अगर हमें पता है WDV अच्छा खासा नहीं हो तो क्या हम पूरा डेप्री प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो हमने कल जाते जाते सीखा था। तो सपोज अगर हमारा कुछ ब्लॉक में हाफ डेप्री लग रहा है और कुछ ब्लॉक में फुल डेप्री लग रहा है, तो पहले हम कौन सा डेप्री कैलकुलेट करेंगे? हाफ वाला या फुल वाला? हाफ वाला। वो ध्यान में रखना, पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हाफ डेप्री को देंगे, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब पॉइंट आएगा सब समझ आ जाएगा। आइए अब पॉइंट समझो। आप एक है ना बुक के 5 सम करते हो और ये इलस्ट्रेशन 2 कर दिया ना, इसमें सारे टाइप के पॉइंट्स आ गए, सारे टाइप के पॉइंट्स आ गए। इसके सामने हम जो भी सम्स करेंगे ना आज, सारे के सारे एकदम इजी लगने वाले हैं। और ये तो रेफरेंस के सम्स हैं, तो अब बहुत खतरनाक पॉइंट्स भी होंगे। मतलब ऐसे पॉइंट जो आपने सीखे हुए वो सारे के सारे आपके यूज में आएंगे। आपकी मॉड्यूल में जब आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग इस सम के बाद तो हम हंसते खेलते हम खुद ही करके आ जाएंगे, ऐसा बोलेंगे आप लोग। डन बच्चों? सर वो तो समय बताएगा, अभी आप करवाइए पहले, ठीक है। चलिए एकदम आराम से, क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होना चाहिए, एकदम आराम से देखते हैं। द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मिला बच्चों? द डेप्रिशिएटेड वैल्यू of a block of assets consisting of plant A and plant B जिसका रेट ऑफ डेप्री है 30% is ₹1,27,000 on 1 अप्रैल 2024, जिसमें प्लांट A का इतना और प्लांट B का इतना है। बच्चों हमें ब्लॉक से मतलब है या अलग प्लांट A प्लांट B से मतलब है? ब्लॉक से। अगर है ना प्लांट A और प्लांट B का ब्लॉक 30% है, हमें फर्क नहीं पड़ता प्लांट A कितने का है प्लांट B कितने का है। हमारे लिए कौन सा है? 30% डेप्री वाला ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 1,27,000। बच्चों क्लियर हुआ? तो ये पहले से था, तो इसको मैं ओपनिंग WDV बोल सकता हूं बच्चों, ठीक है। एक ब्लॉक जिसका 30% डेप्री है उसका ओपनिंग WDV कितना बच्चों? 1,27,000। हमें मतलब नहीं प्लांट A का कितना प्लांट B का कितना है, ठीक है। और हमने क्या किया? हमने असेट को एक्वायर किया, प्लांट CDEFG, ठीक है। रेट ऑफ डेप्री सबका 30% ही है। मतलब अच्छी बात यह है कि इस समय कितने ब्लॉक है?
एक ही ब्लॉक है, वरना अलग अलग ब्लॉक का हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो हमने कल फॉर्मेट देखा है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक का है, ठीक है। अब दिया है डेट ऑफ परचेस और व्हेन इट इज पुट टू यूज और उसका एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर? मतलब बच्चों ये हमने और परचेस किया है, मतलब जो 1,27,000 था वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग WDV, और ये सब हमने अलग अलग डेट में खरीदा है। अब देखते हैं इसमें किसमें पूरा डेप्री लगेगा, किसमें हाफ डेप्री लगेगा। जिसको हमने इस साल में पुट टू यूज ही नहीं किया है उसको हम डेप्री माइनस करने के बाद वापस ऐड करेंगे। याद आया बच्चों? ये सब पॉइंट 8 में आ जाएगा। क्या सर एग्जाम में इतना खतरनाक आएगा? यहाँ पे एग्जाम में तो पूछा भी नहीं ऐसा सम, एक सिर्फ डेप्री का सम दिया हुआ है। डन बच्चों, ये तो हमने इतना पढ़ा हुआ है तो सब एक बार यूज में आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखना आज के लेक्चर में जो भी सम आएंगे, अरे सर ये क्या, ये कुछ लग ही नहीं रहा है सर में, ऐसा लगेगा। डन बच्चों, अगर ये सम अच्छे से समझ आ गया तो ठीक है। चलिए एक बार हम काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्री लिखा है ना, डेट ऑफ परचेज और डेट पुट टू यूज, ठीक है बच्चों। सिर्फ मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ अपने हिसाब से साइड में पेंसिल से लिख के रखिए फुल या हाफ या नो डेप्री, ऐसा करके फुल हाफ या नो डेप्री। आपको जितना समझ आ रहा है ना उसके बेस पे लिख के रखो, फुल हाफ या नो डेप्री, बस इतना। मैं देखना चाहता हूं आपने कितना समझा। जिसको जितना समझ आया, मैं किसको नहीं पूछा हूं किसको कितना आ रहा है, क्योंकि आपने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाफ डेप्री के लिए 2 कंडीशंस हैं, फुल डेप्री, हाफ डेप्री या नो डेप्री। सर नो डेप्री कब आएगा? अगर उसको प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज नहीं किया हो तो। समझ आ रहा है? नो डेप्री कब लगेगा? अगर उसको प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज नहीं किया। ऐसा भी है क्या कोई पॉइंट? इस सब में पूछ रहा हूं, इस सब में ऐसा कोई पॉइंट है? देख लो, आप लिखो, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं। चलिए देखिए बच्चों, चलिए एकदम आराम से। मुझे तो बच्चों मैं आपको डायरेक्टली आंसर पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर पूछ रहा हूं बच्चों। बताओ प्लांट सी, फुल डेप्री, हाफ डेप्री, नो डेप्री? फुल डेप्री। पता चला? अगर किसी का आंसर अलग आएगा तो ही मैं डिस्कस करूंगा, वरना मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्कस करना है। देखो आपने असेट खरीदा है प्रीवियस ईयर से पहले। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा बच्चों? 1 अप्रैल 2024। आपने खरीदा ही खरीदी, बस दिमाग लगाना है क्या? बोलो नहीं ना, कब लगेगा? फुल डेप्री, ठीक है। और यूज में भी आपने ले लिया है। चलिए परचेज क्या? मार्च 1 2024। बोलो फुल या हाफ? फुल डेप्री, वेरी गुड बच्चों। अच्छा परचेज क्या? मई 6 2024, प्रीवियस ईयर में किया है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। पुट टू यूज कब किया? मई 6 2024, 3 अक्टूबर से पहले, मतलब 4 अक्टूबर से पहले। तो फुल डेप्री या हाफ? फुल, इसमें भी फुल आएगा। समझ आए? नेक्स्ट वाला परचेज क्या? 15 में, प्रीवियस ईयर में किया है। पुट टू यूज जनवरी 2025। बोलो हाफ, 3 अक्टूबर 2024 के बाद पुट टू यूज किया है तो हाफ डेप्री। आप काउंट भी करें तो लेस देन 180 डेज ही आएगा। डन बच्चों। और 30th फिर ये वाला डेट ऑफ परचेज जुलाई 8 2024, पुट टू यूज अप्रैल 15 2025। नो डेप्री, क्योंकि अपने ये कौन सा है? डेप्री माइनस करने के बाद ऐड करने वाला। क्यों? कि परचेज तो किया लेकिन अभी तक पुट टू यूज नहीं किया है। बच्चों पता चला क्या? अरे बोलो हाँ, ठीक है। चलिए अब इसमें करना कैसे है मैं एक बार डिस्कस करा देता हूं, फिर यहीं पे आप लोग ना इसको वो क्योंकि बीच चीज आप लोग लिखेंगे तो हमारा फ्लो चला जाएगा। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब इसका हमें पूछा क्या है नीचे, प्लांट ए इज सोल्ड ऑन 16 अगस्त 2024 और ₹86,000। डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर। सिर्फ हमें बताना लगाना है डेप्री का अमाउंट कितना आएगा। हमें WDV फाइंड करने के लिए नहीं बोला हुआ है, हमें सिर्फ क्या कहां तक ये फॉर्मेट करना है? हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन तक करना है, ठीक है। अच्छा क्या WDV नील हो जाएगा? नहीं, सिर्फ प्लांट ए ही तो बेचा है, बाकी सब प्लांट तो ही है ना। अगर सारे एसेट बेच दियो तो क्या होता है बच्चों? WDV नील होता है। बच्चों इतना पहले क्लियर हुआ? श्योर। चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हमारा कितना दिया बच्चों? हमारा ओपनिंग WDV। चलो लिखना हो तो पहले लिख भी दो। ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2024। ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2024। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे बच्चों कितना? 1 लाख। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे कितना? 1 लाख। ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, अमाउंट कितना बच्चों? 1 लाख। पॉज कर। हाय गाइस,
तो ओपनिंग डब्ल्यूबी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना बच्चों? ₹1,00,000। यहां तक क्लियर हुआ? श्योर। अब हम लोग क्या लिखे हैं? परचेज एंड पुट टू यूज वाले। मुझे तो बच्चों इसमें परचेज एंड पुट टू यूज में कौन कौन से आएंगे? बोलो कौन से आएंगे बच्चों? सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ भी आएगा। लेकिन एफ जो है बच्चों वो कौन सा है बच्चों? हमारा हाफ डेप्री वाला। ठीक है, एफ जो बच्चों वो कौन सा बच्चों? हाफ डेप्री वाला। ई में भी इन्होंने हाफ क्यों लिखा? नहीं बराबर ही है, बराबर। ठीक है, प्लस चलिए प्लस परचेज एंड पुट टू यूज, परचेज एंड पुट टू यूज। ठीक है, चलिए कौन सा है? अब यहां पे लिख देते हैं प्लांट सी। प्लांट सी कितना बच्चों? 20,000। इनर कॉलम में लिख देना। प्लांट डी कितना? 30,000। ठीक है, प्लांट ई कितना? 50,000। फिर प्लांट, अच्छा इतना ही आएगा ना? हाँ, प्लांट ई। प्लांट एफ हाफ डेप्री वाला है, इसको पहले प्लस कर दो। कितना हो रहा है? 1,00,000। अरे रॉन्ग लिख दिया, 1,27,000 आएगा ना ओपनिंग डब्ल्यूडी। ओपनिंग डब्ल्यूडी 127 है ना, 1,00,000 प्लस 27,000। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों? 1,00,000। डन बच्चों? श्योर। चलिए अब इसमें हमारा कौन सा है? अच्छा ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डेप्री 30% वाला है, डेप्री 30% वाला है, प्लस परचेज ऑफ प्लांट एफ बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो डेप्री क्या हो जाएगा? बोलो हाफ, यानी कि 15%। डेप्री कितना हो जाएगा? 15%। वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी? 60,000। क्या बच्चों प्लांट जी आएगा क्या? प्लांट जी नहीं आएगा। प्लांट जी क्यों नहीं आएगा? प्लांट जी क्योंकि वो पुट टू यूज नहीं है। डन बच्चों? चलिए अब हमने कुछ बेचा है क्या? बेचा है। कौन सा प्लांट बेचा है? प्लांट ए, 86,000 माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए, माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए। ठीक है, कितना बच्चों सेल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट ए? 86,000। डन बच्चों? ये सब प्लस माइनस करके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WDV। क्या बोले? WDV रेलिवेंट फॉर, WDV रेलिवेंट फॉर डेप्रिसिएशन, WDV रेलिवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2,01,000। ठीक है, 2,01,000। बच्चों क्लियर हुआ यहां तक? श्योर। चलिए अब आता है इसमें डेप्री, जो इस क्वेश्चन में पूछा था, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्री। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में बता देना, दो डेप्री आएगा। एक कौन सा बच्चों? हाफ वाला, और दूसरा कौन सा? फुल वाला। ठीक है, अब देखो हाफ वाला कौन सी अमाउंट पे लगेगा बताओ? 60,000। 60,000 पे 15%, 60,000 पे 15%, कितना? 9,000। ठीक है, प्लस अब सुनना अच्छे से, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग यहाँ पे देखो। अब बचा हुआ डेप्री पे 30% लगेगा। अब वो किस पे? WDV पे 2,01,000 था। 2,01,000 में से कितने पे हमने डेप्री दे दिया है? 60,000 पे दे दिया है। बचा कितना? 1,00,000, देखो ना 41,000 शायद। कितना बचा? 1,41,000। 1,41,000 पे कितना परसेंट? 30%, 42,300। तो दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 51,300। समझ आ रहा है बच्चों? ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर ये है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है बच्चों उसका आंसर ये है। डन बच्चों? श्योर। क्या हम इस फॉर्मेट को कंप्लीट करें ओपनिंग WDV तक? ठीक है, पहले आया बच्चों 51,300। कैसा है पता चला? 2,01,000 में से 60,000 पे हमने डेप्री दे दिया है, 21 में से 60,000 पे हमने डेप्री दे दिया है, तो है ना बचा हुआ कितना बच्चों? 1,41,000। उस पे हमने डेप्री निकाल दिया 30% वाला। और मैंने आपको बताया भी था, पहले हम किस पे डेप्री देंगे? फुल वाला या हाफ वाला? हाफ वाला। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, पहले हम किस पे देंगे? हाफ वाले पे देंगे। डन बच्चों? श्योर। चलिए अब ये प्लस ये माइनस करके कितना आ रहा है देखो, माइनस करके 1,00,000। क्या ये ओपनिंग WDV हुआ?
क्या ये ओपनिंग WDV हुआ एज ऑन फर्स्ट? नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, परचेज एंड नॉट पुट टू यूज। ठीक है, ऐसे लिख देना, प्लस परचेज ऑफ प्लांट जी बट नॉट पुट टू यूज, प्लस परचेज ऑफ प्लांट जी बट नॉट पुट टू यूज। ये पूछा नहीं है, सम में सिर्फ डेप्री पूछा हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट जी बट नॉट पुट टू यूज। बच्चों अमाउंट कितना था? 75,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस करके जो आएगा 2,24,700, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2025। और ये सम के साथ ही आपको डेप्री के खतरनाक से खतरनाक सम भी आ चुके हैं, अगर ये सम समझ आ जाएगा कि इसमें सारे पॉइंट डाल दिए एक ही सम में। ठीक है, ये जो है 149,700 इसमें प्लस करके जो आएगा 2,24,700, तो ये आप लोगों का हो जाएगा बच्चों ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2025। मतलब कभी भी आपको डेप्री के सम्स की प्रैक्टिस करनी हो, ये एक सम कर देना है, 10 सम के बराबर आप लोगों का हो जाएगा। डन बच्चों, श्योर। ये पूरा जो हमने कल फॉर्मेट सीखा था, ये फॉर्मेट में एक ही सम में सारे के सारे पॉइंट, ठीक है, फुल डेप्री, हाफ डेप्री, नो डेप्री, और देखो फॉर्मेट में सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। डन। अच्छा सर, अगर इस सम में अलग अलग ब्लॉक वाले होते तो क्या करते हैं? जैसे ये तो 30% ब्लॉक वाले ही था, अगर कोई 10% ब्लॉक, कोई 20% ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक वाले होते तो हम लोग क्या करते हैं? तो इतना जो कैलकुलेशन है ऐसा किया ना, उसका 20% वाले का अलग, 10% वाले का अलग, ऐसे अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग कैलकुलेशन होता, एक ब्लॉक का एक कैलकुलेशन। डन बच्चों, श्योर। कोई लोड, कोई डाउट? पक्की बात? ठीक है, अब दो थियोरेटिकल बोलो या एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन बोलो, 3 और 4 जो इसमें से देख रहे हैं हम लोग एक बार दिए हुए हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी इसलिए, और फिर हम हमारे मॉड्यूल के सम्स और क्रैकर के सम्स पे जाएंगे। डन बच्चों, श्योर। इसमें कोई डाउट किसी को? देखें एक बार आगे चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एक कार परचेस मिला, चलिए, a car purchased by Amar on 10/8/2020 for rupees 3,25,000 for personal use is brought into the business of the SSE on 1st December 2024 when its market value is rupees 1,50,000. Compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 25-26 assuming the rate of depreciation to be 15%. अब बताओ बच्चों, सिर्फ कंफ्यूज, मतलब एक थियोरेटिकल पॉइंट है जो यहाँ पे इन्होंने एक सम के फॉर्म में दे दिया, कोई एग्जाम वाला नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट क्लैरिटी आया इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, मुझे तो बच्चों, एक अमर ने एक कार खरीदी 10 अगस्त 2020 को फॉर 3,25,000 और पर्सनल यूज था, तो क्या बिजनेस में आपको उसका डेप्री मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, लेकिन 1 दिसंबर 2024 से उसने डिसाइड किया कि ना मैं क्या करना चाहता हूं, इस कार को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? इस कार को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूं। तो बिजनेस में लेके आ गया बच्चों, कब? 1 दिसंबर 2024, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 150। ठीक है, हमें पूछा है डेप्री कितना। मुझे तो बच्चों पहली बात, डेप्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अच्छा कभी सुना है डेप्री फेयर मार्केट वैल्यू पे मिलेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, डेप्री में हो सकता है फर्स्ट ईयर जो रहता है वो एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है और बाद में WDV पे मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो रहता है वो किसमें मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट और बाद में WDV। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली बच्चों हमें दिमाग नहीं लगाना है, इसका जो है जब बिजनेस में यूज करने के लिए लेके आया तो उसका फर्स्ट ईयर हो गया, तो कॉस्ट कितने बच्चों? 3,25,000। साइड में लिख दो 3,25,000 इंटू 15%। ठीक है, 3,25,000 इंटू 15%। यहां पे एक आपको डाउट ये होना चाहिए, चलो मुझे बताओ, इसमें तो इन्होंने पुट टू यूज किया 1 दिसंबर 2024, तो रेट ऑफ डेप्री हाफ क्यों नहीं किया? क्योंकि परचेज कब कैसे कर दिया? 10/8। हमारी दोनों कंडीशन आज ही तो आके वापस रिवाइज करवा, इसलिए क्या आपकी पहली कंडीशन क्या है? परचेज भी प्रीवियस ईयर में किया, इसे परचेज कब किया था? 10 अगस्त 2020। समझ आया बच्चों? इसलिए उसको हाफ नहीं किया। आया था ना माइंड में? सो ये तो 1 दिसंबर फिर भी पूरा 15% क्यों किया? ठीक है, बिकॉज परचेज का आप जब भी वो हाफ डेप्री आए ना, पहले वापस मारने का अपने आप को। ठीक है भाई, इसको एक्वायर कब किया है? इसको एक्वायर हमने पहले प्रीवियस ईयर में किया होगा, तो ही दूसरी कंडीशन चेक करनी है, वरना हमें दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करनी है। बच्चों क्लियर हुआ? श्योर, पक्की बात। एक और सम, ठीक है, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम वाला या हमारी मॉड्यूल के टाइप वाला, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी आई। ठीक है, कि पर्सनल यूज में भी था और बाद में हम लोग लेके आए, तो जब तक पर्सनल यूज के लिए था तब तक बिजनेस उसका डेप्री क्लेम नहीं कर सकते। डेप्री कब क्लेम कर सकते हैं? बिजनेस में लेके आएंगे।
डन बच्चों, श्योर। चलिए अब एक कंसेप्ट मैंने आपको कल नहीं बताया था, अभी बता दूं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है और एकदम इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के दिया है, हम एक बार में डायरेक्टली ये सम कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक होता है ट्रायल रन। पूछेगा बच्चों ट्रायल रन करना यानी कि पुट टू यूज है या नहीं है? नहीं है। ट्रायल रन करना यानी कि पुट टू यूज नहीं होता है। तो सवाल ये होता है सर, हमने ट्रायल रन यानी कि सैंपल टेस्टिंग और ये सब किया, उस दौरान अगर हमें कोई रेवेन्यू आ गया तो उसका क्या होगा? क्या उसको हम रेवेन्यू मानेंगे, सेल्स मानेंगे? द आंसर इज नो, ठीक है। उस दौरान अगर हमने कुछ कमाया होगा, तो उससे हम हमारी एक्चुअल कॉस्ट को कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 5 लाख, सुनना अच्छे से, मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 5 लाख, मैंने उसको ट्रायल रन पे चलाया और मैंने 50,000 रुपए कमाए, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट में कितनी बोल दूंगा? 4 लाख रुपया। मैं उसको सेल नहीं मानूंगा, मैं उसको मेरी क्या कर दूंगा? मेरी एक्चुअल कॉस्ट को कम कर दूंगा। ये पॉइंट होता है ट्रायल रन के दौरान। चलो मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं, नोटबुक में भी लिखो, कहां गया वो पॉइंट मैंने लिखा हुआ था? हाँ, ये रहा। ड्यूरिंग ट्रायल रन, if any revenue is earned, EARNED, during trial run, if any revenue is earned, EARNED, comma, then it will not be considered as sales. But it will be reduced from the cost of the asset. ठीक है। अब यहां पे लिख दो ब्रैकेट में, रिफर इलस्ट्रेशन 4 ऑन पेज 6.11। ये कोई एग्जाम कम नहीं, लेकिन हमें पता होने चाहिए सब पॉइंट्स। ये अभी नहीं सीखोगे, कब सीखोगे? सीएस बनने के बाद क्या, ठीक है। लिखो ब्रैकेट में, रिफर इलस्ट्रेशन 4 ऑन पेज 6.11। आइए सम करते हैं। बुक मॉड्यूल में पॉइंट भी नहीं दिया है, ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। रिफर पेज 6 इलस्ट्रेशन 4 ऑन पेज 6 चलिए एक लाइन में हम लोग कर देंगे सम। एक्स लिमिटेड मिला बच्चों, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए प्रिंटिंग मशीन फॉर ₹25 लाख, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ₹35,000। चले जो कॉस्ट होता जा रहा है वहां पे आप नीचे साइड में लिखते जाओ बच्चों। कौन सा होता जा रहा है बच्चे, बताइए? 25 लाख, रफली कर दो, कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, प्लस 35,000, क्योंकि हमने अभी कल पढ़ा था ना, एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन, सब कुछ ही ऐड होता है, जो भी हमारा खर्चा लगा होता है, ठीक है। और क्या लगाए? एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ट्रायल रन पीरियड इज ₹2 लाख। चले एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए तो प्लस 2 लाख, जो भी हो रहा है ट्रायल रन के दौरान, समझ आ रहा है। लेकिन खर्चा करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया वो कितना था बच्चों? 90,000, ठीक है। तो माइनस 90,000 डेप्रिसिएशन दे दिया है और ये सब। तो हमें पूछा एक्चुअल कॉस्ट कितनी, ये सब प्लस माइनस करो, दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट। 27,35,000 माइनस 90,000 कितना आ रहा है? 26,45,000। आप पेज पलटाओ, देखो वहां पे वो आंसर दिया है 26,45,000। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। आपका जो पहले खर्चा लगा वो, फिर ट्रायल रन स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंस करना पड़ा वो, और उसमें जो रेवेन्यू आया वो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट। डन बच्चों। सर क्या इस पे डेप्री नहीं लगेगा? अब हमारा डेप्री कब लगता है? जब पुट टू यूज होता है। क्या ट्रायल रन मतलब पुट टू यूज हुआ क्या? द आंसर इज नो। डन। चलिए इस तरफ देखते हैं हम लोग। और इसमें एक और पॉइंट बोला है, अगर आपका आंसर डिफरेंट होता क्या, कि अगर ट्रायल रन के दौरान हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 3 लाख का। कुछ नहीं करना है, सेम ये करना है, 25 लाख प्लस 35,000 प्लस हमारा जो खर्चा लगा 2 लाख, लेकिन हमें कमाया कितना? 3 लाख माइनस 3 लाख, तो प्लस माइनस करके जो आ रहा है वो, ठीक है, 24,35,000। ये इसके दो आंसर होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर? कोई डाउट, कोई लोड? पक्की बात? ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा पता, जिसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं करना, हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या? जो हमारे खर्चे लगे सब प्लस कर दो, और ट्रायल रन से अगर कोई रेवेन्यू आया तो उसको माइनस कर दो। मैंने क्या किया? ये खर्चा मेरा लगा ही है, कॉस्ट और शिपिंग चार्जेस। फिर मुझे वाला ट्रायल रन का करने के लिए मुझे 2 लाख का खर्चा करना पड़ेगा सेटअप करने के लिए, तो मैंने ऐड कर दिया और उससे जो कमाया वो माइनस कर दिया, आ गया मेरा एक्चुअल कॉस्ट। डन बच्चों? श्योर? तो देखो अगर आप देखेंगे
तो हमारे डेप्रिसिएशन में तीनों पॉइंट की प्रैक्टिस हो गई। हमें ब्लॉक ऑफ एसेट बनाना भी आ गया, WDV तो हमने जम के इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया अभी, और 2 दिन से हम वही कर रहे थे, और तीसरा एक्चुअल कॉस्ट का भी आ गया। डन। अब जो भी मॉड्यूल में दिया हमारे आमने सामने, आइए 1 on 1 देखते हैं और उसको हम लोग एक एक करके पैकअप करेंगे। वापस हम रेफरेंस पाएंगे कि दो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए डेप्री के हमारे, वो पेंडिंग रहेंगे, तो देख के आज पूरा डेप्री का खेल ही खत्म कर देना हमें, ताकि हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। डेप्रिसिएशन मेन पॉइंट, जो पहले टाइप के सम्स होते हैं वो डेप्री के होते हैं, फिर आगे और अलग टाइप के सम्स आएंगे, वहां से एक पीजीबीपी नई शुरुआत होगी। डन बच्चों, श्योर? करना ही नहीं, हमें सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको एक्चुअल कॉस्ट कैसे आती है, वो क्लियर? हमें सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट के लिए पॉइंट को यूज करना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। डन। चलिए बड़े बच्चों आगे चलिए मॉड्यूल निकालिए, पॉज करना। चले गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल सम्स। अब मॉड्यूल में जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हर चैप्टर में बता रहा हूं, आपको टैक्स लेटेस्ट नई ताजा मॉड्यूल से ही पढ़ना है। जरूरी नहीं है आपके पास जो इंस्टीट्यूट ने भेजे हो मॉड्यूल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवाते तब इंस्टीट्यूट सारी मॉड्यूल एक साथ भेज देता है। फिर कभी आप पहले ग्रुप 1 की एग्जाम पहले देते हैं, तो ग्रुप 1 की एग्जाम आप जब तक देते तब तक ग्रुप 2 की है ना टैक्स की मॉड्यूल आपकी पुरानी हो चुकी होती है। ठीक है, तो टैक्स के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, मैंने भी आपको पीडीएफ भेज के रखा होगा, वहां से डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट करवा दीजिए, एटलीस्ट डीटी वाले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स में पुरानी मॉड्यूल एक एक मैथ के लिए पढ़ेंगे ना, उतने में तो आपकी एग्जाम ही आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा खर्चा करिए 200-300 का, और नई मॉड्यूल प्रिंट आउट करवा के उसमें से पढ़िए, वरना फेल हो गए तो वापस 1600 एग्जाम फीस के लगनी है। तो देख लीजिए कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। हाँ, अभी जो है हम लोग मॉड्यूल से आज सम्स करने वाले डेप्री वाले। सबसे पहले मैं करवा रहा हूं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, करवा नहीं रहा हूं, डिस्कस करा रहा हूं, फिर आप लोग ना घर से भी करके आ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने एकदम खतरनाक वाला सम ऑलरेडी देख लिया है। चैप्टर 6 में से हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। एम लिमिटेड ओन्स द फॉलोइंग असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2024। आपको बहुत सारे असेट्स के नाम दे दिए हैं, आपको सबका WDV दे दिया है और रेट ऑफ डेप्री दे दिया है। ठीक है, और हम लोग पीछे देख लेते हैं। द फॉलोइंग असेट्स आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। हमने असेट्स को एक्वायर्ड भी किया हुआ है। एंड द फॉलोइंग असेट्स आर सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर। बच्चों, हमें हमारा फॉर्मेट चलाना है और सिर्फ कहां तक जाना है? डेप्रिसिएशन तक जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल्स। ठीक है, तो हमारा आ जाए WDV रेलिवेंट फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर हम लोग डेप्री कैलकुलेट कर देंगे। अब मैंने क्या बताया, अभी हमने जो फॉर्मेट चलाया वो फॉर्मेट हमें चलाना पड़ेगा जितने ब्लॉक ऑफ असेट्स होंगे। अब यहाँ पे हम पहले ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक को हम कैसे नंबरिंग देते हैं बच्चों? B1, B2, B3, पता है ना, हमने कल भी मैंने आपको सिखाया था। चलिए, सबसे पहले बिल्डिंग हमें 3 दे दिए है, और अच्छी बात है तीनों पे रेट ऑफ डेप्री 10% ही है। डन बच्चों, तो इसको लिख दो B1, तीनों को कर्ली ब्रैकेट करके लिख दो B1, ये ब्लॉक 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर बताओ दूसरा ब्लॉक कौन सा बनेगा? मशीनरी C, D और E, तीनों पे डेप्री कितना है? 30%। ठीक है, फिर फर्नीचर पे कितना बच्चों? 10%, तो उसका B3। अब हम असेट्स एक्वायर्ड किए हैं, अब देखते हैं ये ब्लॉक 1, 2, 3 में ही आते हैं या फिर और नया ब्लॉक बनता है। ठीक है, बिल्डिंग D और F। अब बिल्डिंग D जिसका रेट ऑफ डेप्री 10%, देखो बिल्डिंग का हमारा कौन सा था रेट ऑफ डेप्री? 10%, तो B1 लिख दो वहां पे भी। ये जो बिल्डिंग D है वो भी कहां पे आ जाएगी बच्चों? हमारी ब्लॉक 1 में। बिल्डिंग D कहां पे लिख दो? B1। मशीनरी F हमारे पास कितनी परसेंट डेप्री वाली थी? 30%, ये भी 30% ही है, B2। कितने ब्लॉक बने अभी तक हमारे? 3। फिर पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ, तो ये तो आया नहीं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ये B4, 25%, और नीचे तो सेल ही किया हुआ है। डन बच्चों, श्योर? अब यहाँ पे इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया आप लोग वो भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो 4 अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप लोगों को कौन सा करना है बोलो? 4 बार अलग अलग करना है या ये वाला प्रेजेंटेशन? ये वाला। इसको भी हम थोड़ा और ठीक करते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्लॉक ऐसे लिखे, हम लोग ब्लॉक इस तरीके से लिख देते हैं। तो चलो हेडिंग दो ना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन या कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा लिख देना। चलिए, हम लोग इसको थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि हम लोग उसमें पूरा लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, चलिए, फिर ब्लॉक 1 में क्या था बच्चों? बिल्डिंग
और ब्रैकेट में डेप्री कितना परसेंट, डेप्री एट द रेट ऑफ 10% वाला। बिल्डिंग ही था ना ब्लॉक 1, ठीक है। फिर ब्लॉक 2 बनाते जाओ, मशीनरी डेप्री 30%, ब्लॉक 3 डेप्री एट द रेट ऑफ 10% एंड ब्लॉक 4, ठीक है। कौन सा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेप्री एट द रेट ऑफ, या इंटेंजिबल एसेट भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा रखिएगा और ये हमारे बन गए डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, बुक में से ही लिखा मैंने, कुछ भी नया नहीं लिखा है। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं भी समझ आ रही है तो चलिए एकदम आराम से। हमें इंडिविजुअल बिल्डिंग और प्लांट के नाम लिखने जरूरी है या ब्लॉक लिखना जरूरी है? ब्लॉक। आर यू गाइस रेडी? ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो आगे जो दिए हुए वो पहले से, जो पहले से होता है वो ओपनिंग WDV, जो खरीदते वो परचेस में आता है, ठीक है बच्चों। प्लस करके लिख देना है तीनों को, 10,20,000 प्लस 540 प्लस 635। मैं बुक पे भरोसा करते हुए लिख रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बुक वाला राइट है। 21,95,000, फिर 2,19,000, 1,18,000 और इसमें नील, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट पहले से थे ही नहीं, इंटेंजिबल एसेट पहले से थे ही नहीं। बच्चों क्लियर हुआ? श्योर? पक्की बात? चलिए अब हम लोग इसमें पूरा नहीं लिखे, परचेज एंड पुट टू यूज एंड नॉट पुट टू यूज ना, वो सब अपना क्या, वो जो रेफरेंस के सम्स होते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम ही सिंपल है। और इससे भी सिंपल आपको दिखेंगे आपकी ट्रैकर है और स्कैनर में एग्जाम के पूछे हुए। डन बच्चों, हमने वो लेवल का कर दिया तो फिर आपको एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है? द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्वायर्ड। अब देखो डेट ऑफ एक्विजिशन एक बार हम सबकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि पुट टू यूज तो दिया ही नहीं है, तो मानेंगे ये प्रिज्यूम करेंगे कि जब एक्वायर्ड किया और हमने यूज कर लिया, और तो क्या ही करें, ठीक है। तो देखो डेट ऑफ एक्विजिशन सबकी मई, सितंबर, अप्रैल और सब प्रीवियस ईयर में लग रही है बच्चों, ठीक है। और सबकी डेट 3 अक्टूबर 2024 से पहले ही है। याद है हमारा चीट कोड? समझ आ रहा है बच्चों? 3 अक्टूबर तक ही है, यानी कि पूरा का पूरा डेप्री। तो चलिए प्लस परचेस या एडिशन, प्लस परचेस लिखो ना, प्लस परचेस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्लस परचेस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए अब ब्लॉक 1 वाली वैल्यू कितनी थी बच्चों? 5,40,000। मुझे क्यों इजी लगा? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 2 में कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों? 16,000। ब्लॉक 3 में कितनी आ रही है? 40,000। और ब्लॉक 4 में कितनी आ रही है? 60,000। बच्चों इजी लग रहा है नहीं लग रहा है? या वेरी इजी? मुझे बोलो क्या लग रहा है, इजी या वेरी इजी? ठीक है। अच्छा कुछ बेचा है हमने क्या? द फॉलोइंग असेट्स आर सोल्ड, ठीक है। मुझे तो बच्चों ये जो हमने असेट सोल्ड किए हैं तो वो कौन से ब्लॉक में से किए हैं? मैं पूछ ले रहा हूं कौन सा असेट सोल्ड किया, मैं पूछ रहा हूं कौन सा ब्लॉक सोल्ड किया है? मशीनरी। मशीनरी कौन से ब्लॉक में है? ब्लॉक 2, ठीक है, ब्लॉक 2। तो माइनस सेल्स या सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 40,000 इसमें आएगा। अच्छा 40 और 60 साथ में है तो 1 लाख आएगा ना, यहाँ पे 1 लाख आएगा और यहाँ पे आए। मैं इसलिए जानबूझ के भी कभी कभी रॉन्ग लिखता हूँ ताकि आप चेक करो। मैं वही बोलो सेल बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आपका ध्यान वहां पे था, ठीक है। अच्छा लगा, वैसे ध्यान रखा करो, ठीक है। अब सोल्ड, चलो ऐसा ही है ना, आपको लगता है मुझे नहीं आता ना, चलो अब करो अपना सोल्ड, मैं भी अपना सेल खुद करूंगा। 190 मशीनरी बेचा, हाँ मेरा तो हो भी गया।
WDV relevant for depreciation. बच्चों ज्यादा इजी नहीं लग रहा है ये सम? क्यों इजी लग रहा है? वो रेफरेंस वाला सम, ठीक है। मैं बुक पे भरोसा करूंगा, नहीं है इसलिए। माइनस डेप्रिसिएशन, ये पूछा हुआ है इस सम में, डेप्रिसिएशन कितना, इस क्वेश्चन का जो था ना, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए 510%, इस पे 30%, 45,000 पे 13% इज 13,500 आता है, मुझे आता है, मुझे जरूरत ही नहीं है। 11,800 और देखो 1 लाख का 25,000, ये आप लोग का आंसर है। डन बच्चों, श्योर। और फिर आप एंड में एक लिख दें टोटल डेप्रिसिएशन, और फिर आप टोटल कर सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। और अगर WDV पूछा होता बच्चों तो क्या करते हैं, इसको माइनस करके जो आता वो हमारा क्या हो जाता, ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2025। मजा आया नहीं आया? सर बहुत डिफिकल्ट है सर पीजीपी, तो सर मैंने क्या बोला था, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मतलब सब जमा कर रहे हैं, और वो जमा करने के बाद जब सम्स आएंगे ना, अलग ही मजा आएगी। ये एग्जाम्स में आते हैं, मतलब सम्स एग्जाम में आते हैं। जो 3 दिन पढ़ा सर, तो 3 दिन का पढ़े या नहीं पढ़े, अरे वो नहीं आएगा तो ये आएगा भी नहीं। हाँ नो डाउट, उसमें मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में चला गया, उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट में, तो आपको लगा यार सर इतना सारा क्या है। आप जब उसको रिवाइज करेंगे ना, आप देखना आज ही जाके रिवाइज करना। अभी तक हमारा 4th लेक्चर है आई थिंक, ये 4 लेक्चर जितना है ना, हमने जितना पढ़ा है आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज, और आपको एक भरोसा भी हो जाए भाई पीजीबीपी इतना हमारा हो गया, पहला मेन पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। इजी है या नहीं, मुझे ये बताओ पहले, पक्की बात, बड़े आगे, ठीक है। WDV पूछा होता है ये माइनस करने के बाद जो आता है, और एक बार डेप्री पूछा है तो एक बार इन्होंने कैसे लिखा है, टोटल करके, तो आप टोटल डेप्रिसिएशन करके नीचे एक अमाउंट लिख देने का, लिख दो नीचे, ये खत्म हो गया फॉर्मेट, ऐसे अंडरलाइन कर दो और फिर लिख दो टोटल नीचे, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सबको प्लस करके जो आ रहा है बच्चों, मुझे तो आता ही है 3,23,800। सर आप कॉपी करते हो, हम पे चिल्लाते हो, हम करते हो, तुम लोगों के पास हथियार है, वेपन्स है, कैल्सी है, इसलिए। बच्चों क्लियर हुआ क्या, समझ आया बच्चों? श्योर। चलिए अब इलेक्शन 3 आप लोग का रहेगा होमवर्क। मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ चीजें देखो, क्योंकि यहाँ पे 10 समय 10 मैं करा दूंगा तो कॉन्फिडेंस कहां पे आए, कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस को आप लोग खुद से करेंगे तो आएगा ना, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, WDV of the block having 2 machines नेम, क्वेश्चन पढ़ते हुए आधा तो आपका सम ही क्वेश्चन के दौरान हो जाता है, ठीक है। WDV of the block having 2 machines namely A and B as on 1st April 2024 is rupees 6 lakh. Machine C was acquired on 12/11/2024 or rupees 3 lakh and put to use on the same date. Machine C is sold on 31st March 2025 for rupees कितना बच्चों, 4 lakh। बच्चों क्लियर हो रहा है कुछ, ठीक है। कि आपने पहले है ना, इन्होंने बताया हुआ है WDV of the block having 2 machines, कौन सा बच्चों, A and B, तो उसका कितना लिखा बच्चों इन्होंने, 6 लाख। सर रेट ऑफ डेप्री तो दिया ही नहीं है सर, ठीक है। रेट ऑफ डेप्री पूछा हूं मैं, हाफ डेप्री या फुल डेप्री तो दूर की बात, रेट ऑफ डेप्री तो दिया ही नहीं है, ठीक है। टेबल याद करो, अब टेबल जब कुछ नहीं होता है तो जनरल के क्या था, प्लांट एंड मशीनरी में 15%, याद आया, जनरल कितना था 15%, वरना सम ही खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा ना, समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउंस, कर दोगे बच्चों। फिर बताया हुआ अमाउंट ऑफ डेप्री क्या होता है अगर मशीन ए बेचा होगा इंस्टेड ऑफ सी, और डेप्री क्या होता है इफ बोथ मशीन ए एंड बी आर सोल्ड इंस्टेड ऑफ मशीन सी, ठीक है। तो कुछ नहीं बच्चों, पहले एक आराम से आपको सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, शांति से घर पे जाके करना, डाउट आए तो पूछेंगे आप लोग। क्यों नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही तो ब्लॉक है, वो भी कौन सा, मशीनरी का। पहले में बोला है मशीन सी बेच दिया, दूसरे बोला है सी की जगह हमने ए बेचा होता तो क्या होता, और तीसरे बोला है सी की जगह ए और बी बेचा होता तो क्या होता। डन बच्चों, श्योर। चलिए तो ये वाला आप लोग होमवर्क में ट्राई करके आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। डन बच्चों, चलिए अब आइए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन पहले क्यों ऐसा नहीं किया, उन्होंने डेज बेस का कर दिया है, हम इसको सिंपल रखेंगे, ठीक है।
बस अब छोटे छोटे सम्स आएंगे, इतने बड़े बड़े सम्स नहीं आएंगे। तब तक क्वेश्चन रीड करो, मैं रफ कर रहा हूं तब तक। इलेक्शन नंबर 1, चल सिर्फ इसमें से देख लेंगे, इतना एकदम ही सिंपल सम दे दिया इन लोगों ने। X Limited has a block of assets, plant and machinery carrying 15% debris. WTV as on 1st April 2024 is rupees 75 lakhs. It purchased subsequently on 1st December 2024 another machinery for rupees 25 lakh and put to use on the same day. X Limited was amalgamated with Y Limited with effect from 1st Feb 2020. बस ये इन्होंने बवाल कर दिया। अमालगमेट हो गया तो कुछ नहीं करना है, जितना हमारी वैल्यू आई होगी ना उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना है, बिफोर अमालगमेशन और आफ्टर अमालगमेशन। ठीक है, हम इसको रफली करके रखते हैं। ठीक है, हम इसको रफली करके रखते हैं। चलिए आपको इसको प्रेजेंटेशन हमारे हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन अलाउंस ना। ठीक है, चलिए ब्लॉक 1 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना बच्चों 75 लाख। ब्लॉक 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना 25 लाख। लेकिन सर अलग अलग क्यों कर रहे हो इसको? अलग अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे जो डेप्री आएगा, ठीक है, इसका जो डेप्री कितना आएगा बच्चों 15% और इसका 7.5%। क्यों सर 7.5? हाफ हो जाएगा, समझ आएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको है ना कब खरीदा और यूज पुट टू यूज कब है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, अब 75 लाख का 15% करना अमाउंट 11,25,000 और ये कितना आ रहा है 1,87,500। पता चला बच्चों? चलिए कि हमें कुछ डे वे में अभी नहीं जाना है। 13,12,500। ठीक है, 13,12,500 डन बच्चों। चलिए अब यहां पे से आप भी इस तरीके से बता देना। अब इन्होंने क्या किया ना, प्री और पोस्ट इसको डिवाइड कर देना है और इसको भी डिवाइड कर देना है प्री और पोस्ट। व्हाट डू यू मीन प्री और पोस्ट हियर? अमालगमेशन से पहले और अमालगमेशन के बाद। तो ये तो डेप्री पूरे साल का है। ठीक है, अब हमें प्री और पोस्ट को नंबर ऑफ डेज के बेस पे डिवाइड कर देना है। आपने एक्वायर्ड कब किया है, अमालगमेट कब किया है 1 फरवरी 2025। ठीक है, 1 फरवरी 2025। क्या ये लीप ईयर है 24-25? नहीं। तो साल में कितने डेज होते हैं 365। अगर मैंने 1 फेब को अमालगमेशन कर दिया है तो कितने डेज पोस्ट में आएंगे पूरा फेब। ठीक है, फेब में कितने डेज बच्चों 29 प्लस मार्च के 28 लीप ईयर नहीं है 28 प्लस 31 कितने हो रहे हैं 59। समझ आ रहा है? और 365 में से 59 गए तो कितने डेज बचे यहाँ पे 306 डेज। बस तो ये रेशियो में डिवाइड कर देना आप लोगों को। 11 लाख देखो 11,25,000 इंटू 306 डिवाइडेड बाई 365 और 11,25,000 इंटू 59 डिवाइड बाई 365। सेम ये भी। ठीक है, इसमें थोड़ा डेज अलग होगा क्योंकि इसको हमने खरीदा भी फर्स्ट वो है, पहले इतना हो गया। ठीक है, अब इसका कैसे आएगा, इसको हमने परचेज ही कब किया है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, चलिए तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, तो ये डेज कौन से हो जाएंगे प्री और ये डेज कौन से हो जाएंगे पोस्ट। तो पोस्ट के हमें डेज पता ही है कितने 59 डेज। इसके कितने आएंगे 1 दिसंबर को खरीदा तो 31 और 31 कितने 62। तो इन दोनों को प्लस करो 62 प्लस 59 62 प्लस 59 121। तो ये वैल्यू कैसे आएगी 1,87,500 इंटू 62 डिवाइड बाई 121 और इंटू 59 डिवाइड बाई 121। पता नहीं क्यों दिया है 9607 जो भी दिया हुआ है। पता चला बच्चों? पहले मैंने फुल डेप्री निकाल दिया, फिर आपको उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना है। इसका भले आप नोट डाउन करना तो नोट डाउन करके रखो, फोटो चाहिए तो फोटो खींच रख दो, नोटबुक में करके आना एक बार। मॉड्यूल का समय कहीं पे दिमाग घूम गया और सेम क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप बोलेंगे सॉरी यार काश एक बार कर लिया होता।
डन बच्चों, श्योर। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होमवर्क है, आज ही जाके पूरा का पूरा डेप्री रिवाइज करना है, ठीक है। 4th एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है, प्यारा पॉइंट है, सामने बोल रहा हूं, इलेक्शन नंबर 4। एक बहुत ही प्यारा पॉइंट सीखने को मिलेगा। अश्वनी मिला, चलिए। Ashwani borrowed a sum of rupees 30 lakh on 1st April 2022 at the rate of 12% per annum to construct the building for the purpose of a business. Construction कब कंप्लीट हुआ बच्चों? 30/6/2024 and put to use immediately. The loan is still outstanding. Cost of the construction of the building is rupees 60 lakh. Calculate the actual cost which shall be eligible for depreciation. Depre calculate भी नहीं करना, सिर्फ हमें actual cost निकालना है। अब actual cost हमें क्या सीखा हुआ बच्चों, जरा याद करो। सब कुछ आएगा, ठीक है। तो पहले तो बनाने का कॉस्ट कितना लगा बच्चों? 60 lakhs। और इसमें क्या ऐड होगा? और इसमें क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट देखो कितना, 60 लाख का कितना परसेंट? 60 लाख का 12%, ठीक है। अब कितने मंथ्स का, ठीक है। तो आपने ना लोन लिया 1 अप्रैल 2022 से, और कंप्लीट कब हुआ है वो कंस्ट्रक्शन? 30/6/2024। तो 1 अप्रैल 2022 से 2023, 31 मार्च 2023, 12 मंथ्स। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, और 12 + 12 24, और अप्रैल, मई और जून, ठीक है, 27। तो इंटू 27 मंथ्स, 12, 16 लाख 8,10,000। तो कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द हाउस? 68,10,000। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे, आज हमने 2 सम देखे, ट्रायल एंड वाला भी पॉइंट देखा, एक ये भी पॉइंट देखा। जो भी लग रहा है सब कुछ ऐड कर देना है। आपका यहाँ पे एक डाउट ये आएगा, सर यहाँ पे आपने जो है ना इस साल में था वो, अच्छा बोरिंग 30 लाख है, सॉरी बोरिंग 30 लाख है, 30 लाख का 12%, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट सिर्फ ये आ सकता है कि सर लोन रिपे थोड़ी किया है, लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो भी आपने जो इंटरेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन तक की क्यों लिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी 30/6/2024 तक की क्यों लिया? सवाल समझ आया कि भाई लोन तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये भी तो पूरे साल का आना चाहिए था। यहाँ पे क्यों हमने 36 तक लिया, 3 महीने का क्यों लिया? ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो कैपिटल नेचर का होगा। अब तो क्या होगा, अब आगे जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो कौन से नेचर का हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। तो आगे वाला देखो नीचे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 30/6/2024 शैल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी हम पीएनएल में क्लेम कर देंगे उसको। समझ आएगा? इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट था ये। डन बच्चों, नॉलेज के लिए सही लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट था। डन बच्चों, शॉर्ट। चलो अब मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो जाते जाते हैं ना हम लोग 2 छोटे-छोटे पॉइंट सीख के जाएंगे, बस 2 छोटे-छोटे पॉइंट बाकी है, एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। कौन सा बच्चों? एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन और दूसरा कौन सा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। डन, श्योर। ब्रेक चाहिए 2-5 मिनट का, कंटिन्यू करना है, ठीक है, फिर मत बोलना सर ब्रेक नहीं दिया। चले पेज 6.21 पे आइए, अपने एक्स्ट्रा नोट्स में पेज 6.21। मिला बच्चों? चले नोटबुक में पहले हेडिंग दे दो। चले नोटबुक में पहले कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपकी नोटबुक आप बराबर मेंटेन, वो भी मेरी टेंशन। इलेक्शन 2 हमने यहां पे किया है, ठीक है। इलेक्शन नंबर 3 के लिए 1-1.5 पेज छोड़ दो, क्योंकि 3 बार ब्लॉक बनेंगे ना, ठीक है। इलेक्शन नंबर नोटबुक में इलेक्शन नंबर 3 हेडिंग दो मॉड्यूल का, और फिर 1-1.5 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, उसमें 3 भी आ गया और 1 भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इलेक्शन नंबर 4 आप देख लें। फिर नोटबुक में हेडिंग दो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो इसके ब्रैकेट में लिखो फर्स्टली रिफर थियरी
of this point, firstly refer theory of this point from notes page 6.21, from notes page 6.21, and then solve illustration 5 from module, and then solve illustration 5 from module. एक छोटा सा पॉइंट है बस, टर्मिनल डेप्रिसिएशन. भाई पीजीवीपी इसलिए बोलते हैं जहां पे हमें लगा खत्म, एक छोटा पॉइंट, वो ट्रायल रन ही देख लो ना यार, कुछ नहीं था तो भी इन्होंने एक सम बना दिया उस पर. डन बच्चों. लेकिन जैसा भी है, जब एक साथ आता है और जब हमें आता है तो हमें अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है. ठीक है, ये आज हमने डब्ल्यूडीवी के फॉर्मेट वाले सम्स किए, नहीं आ रहे होते तो 3 दिन का भी बेकार लगने लग जाता है, लेकिन वो आया तो हमें लगा नहीं भाई जब बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा हमारा. डन बच्चों, श्योर. चलिए, टर्मिनल डेप्रिसिएशन देखो एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक सम सिर्फ मॉड्यूल में दिया इसलिए मैं छेड़ भी रहा हूं, वरना मैं इस पॉइंट को छेड़ता भी नहीं. डन बच्चों, ये मतलब ये जो है ना इस केस में, तो यहां पे आपको एक हेडिंग दिया बच्चों, पेज नंबर 6.21 पे, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस इन केस ऑफ पावर यूनिट्स. मतलब हमने क्या पढ़ा सर, अभी रुको, अभी आप बोल रहे थे सर डेप्री जो रहेगा वो सिर्फ कौन सी मेथड से मिलेगा, इतने दिन से आप क्या बोल रहे थे, डेप्री सिर्फ कौन सी मेथड से मिलेगा, डब्ल्यूडीवी मेथड से. अब सर ये क्या लगा के रखा है, अब ये लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है. सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट्स के लिए ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो डेप्रिसिएशन एसएलएम पे भी ले सकते हैं और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे भी ले. अगर इन्होंने डब्ल्यूडीवी से लिया तो जैसा हमने कैलकुलेशन किया वही, हमें दिमाग भी नहीं लगाना है. असेट के ओनर खुद होने चाहिए, पुट टू यूज होने चाहिए, द ब्लॉक ऑफ असेट्स, डब्ल्यूडीवी, एक्चुअल कॉस्ट, सब कुछ वैसा ही. लेकिन अगर इन्होंने दूसरा ऑप्शन डिसाइड किया, कौन सा, कि हमें एसएलएम पे चाहिए, तो ये आएगा, और एसएलएम पे चाहिए तो ही टर्मिनल डेप्री का ऑप्शन आएगा. डन बच्चों. तो क्या ये सारे टाइप के यूनिट्स के लिए है? नहीं. कौन से? सिर्फ पावर यूनिट्स. अब पावर यूनिट्स दो तरीके के काम कर सकते हैं, या तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सिर्फ बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए अवेलेबल है ऑप्शन. ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं. एंड अंडरटेकिंग मिला बच्चों, एंड अंडरटेकिंग एंगेज इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पता चला बच्चों, या तो सिर्फ जनरेशन ऑफ पावर या फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. पहला पॉइंट बच्चों कौन सा? स्ट्रेट लाइन बेसिस. स्ट्रेट लाइन मतलब पता ना, हर साल डेप्री विल रिमेन द सेम. ठीक है, चलिए. Depreciation can be claimed according to straight line basis in the case of tangible asset at the percentage specified on the actual cost of the individual asset. ठीक है, परसेंटेज जो स्पेसिफाई किया गया होगा. अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें परसेंटेज याद नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया होगा अगर उनको करवानी है तो. डन बच्चों, और हम वो याद रख भी नहीं पाएंगे. सेकेंड पॉइंट, रिटर्न डाउन वैल्यू. क्या लिया बच्चों? रिटर्न डाउन वैल्यू. रिटर्न डाउन वैल्यू हो तो हमने जो किया है वही, दिमाग नहीं लगाना है, हो तो भी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग. Alternatively, such undertaking can claim depreciation at its option according to written down value method like any other assessee. The option for this purpose shall be exercised before the due date of furnishing the return of income. And once the option is exercised, it shall be final and shall apply to all the subsequent years. मतलब आपको जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है उससे पहले आपको डिसाइड करना है एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, और एक बार आपने जो फाइनल कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते. डन बच्चों, श्योर. चलिए, बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है पावर यूनिट्स के लिए, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? एसएलएम. ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो उसको चेंज करके डब्ल्यूडीवी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने डब्ल्यूडीवी कर दिया तो आप चेंज करके एसएलएम नहीं कर. तो नीचे जहां पे जगह है ना वहां पे लिखो ना एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी पॉसिबल बट ओनली वंस. SLM to WDV possible but only once. ठीक है, फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में WDV to SLM. WDV to SLM क्या करेंगे एरो करके? नॉट पॉसिबल, और एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख देना. बाय डिफॉल्ट SLM रहेगा, बाय डिफॉल्ट SLM रहेगा.
बाय डिफॉल्ट एसएलएम रहेगा, मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो। और अगर आपने एक बार एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी जाना है तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूडीवी से एसएलएम नहीं आ सकता। अच्छा, नॉर्मल केस में जो डेप्री आता है हमारा वो कौन सा आता है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? उसमें भी ऐसा जो पहला साल होता है वो तो एसएलएम ही होता है, समझ आया, एक्चुअल कॉस्ट पे। फर्स्ट ईयर में तो एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी, हम एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्री निकालते हैं, उसके बाद सिर्फ डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी, ठीक है। चलिए अब आता है सर ये टर्मिनल डेप्री क्या है, ये टर्मिनल डेप्री क्या है, ठीक है। तो उसके लिए नीचे कंसेप्ट दिया है, व्हेन ए डेप्रिशिएबल एसेट मिला ऑन विच ए डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। मतलब टर्मिनल डेप्री वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, जब हमने डेप्री कैलकुलेट किया होगा एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होगा, पावर यूनिट्स के लिए, ठीक है। और फिर पावर जनरेटिंग यूनिट, अब उसको आप बेच रहे हो, खराब हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो जितना भी देन टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ लॉस इज डिडक्टेबल और बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ गेन इज टैक्सेबल। अब ये इन्होंने जो नीचे थियोरेटिकली दिया है ना, मैं डायरेक्टली आपको उसको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं, वरना इतनी चीजें याद रखना कोई लॉजिक नहीं है, एक सिर्फ छोटा सा सम दिया हुआ है, इसलिए तो मैं आपको डायरेक्टली तीनों ही सिचुएशन आ जाएगी, तीनों ही सिचुएशन का सम दिया है, मजे से हम वो सम करते हैं। डन बच्चों, मतलब आपने अगर एसएलएम से किया हो और अगर आपका पूरा डेप्री अभी तक नहीं आया हो और बीचे सेल कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो हमें उसका टर्मिनल डेप्री का हम लोग क्लेम ले सकते हैं। डन बच्चों, कैसे होता है, क्या होता है, कितना होता है, आइए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, मॉड्यूल का, मॉड्यूल में देखें। चलिए अब एक पॉइंट समझो, जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ना, वो भी आप भले अभी बनाना हो तो भी वो सम में मत बनाना, आप जो वो जिस पेज पे आप ये सम कर रहे हैं ना नोटबुक में, उसके ऊपर जो मार्जिन होती है वहां पे बना के रखना, ठीक है, मार्जिन होती है वहां पे बना के रखना। फिर मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, एक्चुअल कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी, नहीं रुको, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, डब्ल्यूडीवी और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। सेल वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा कैपिटल गेन, और सेल वैल्यू और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस होगा तो बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। चलिए एकदम आराम से करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तीनों ही सिचुएशन यहाँ पे दी है, ये बाद में बताऊंगा कैसे यूज करना है, ये चीट कोड अगेन, ठीक है। पहले हम लोग हमारे नॉर्मल तरीके से समझने की ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड whose actual cost of the asset was rupees 6 lakh and return down value is rupees 5,50,000, sold the asset during 2024-25 after 2 years, ठीक है। चलिए क्या चीज दी है बच्चों, हम लोग पहले वैल्यू लिख देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या क्या दिया है हमें बच्चों, एक्चुअल कॉस्ट कितना, अरे देख के बोलना है, 6 लाख, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू कितना, 5,50,000, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बच्चों, 5,50,000, ठीक है। अब आता है केस 1, ठीक है, इफ द असेट इज सोल्ड फॉर, इफ असेट सोल्ड फॉर, इफ सेल्स वैल्यू इज, इफ सेल्स वैल्यू इज, केस 1, ठीक है, कितना बच्चों, रुपीज 4,50,000। अब तीनों के बारे में सोचो मत, सिर्फ ऐसा समझो एक 3 अलग अलग सम है, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है। पहला केस एक्चुअल कॉस्ट है 6 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बच्चों, 5,50,000 और हमने बेचा कितने में, 4,50,000, ठीक है। आप बताओ क्या होना चाहिए, कितना टर्मिनल डेप्री अलाउड होना चाहिए, लॉजिकली लॉजिक लगाओ, ऊपर कुछ नहीं देखना है, अभी तक उसमें कुछ पॉइंट ही नहीं आया। क्या होना चाहिए, 1 लाख, 1 लाख क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि देखो हमने बीच में ही बेच दिया, हमारा डब्ल्यूडीवी तक क्या था बच्चों 5,50,000 और हमने उसको कितने में बेच दिया, 4,50,000, तो 1 लाख का भी हम नुकसान में ना, तो 1 लाख आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों इस केस में, 1 लाख विल बी टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब ये कोई सम नहीं है, ये एक थियोरेटिकल पॉइंट है जो इन्होंने समझाया हुआ है, और मेरे हिसाब से आपको भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं भी एक बार आपको सॉल्व कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं, ना ही कोई फॉर्मेट है। 1 लाख विल बी टर्मिनल डेप्रिसिएशन। डन। जब आप केस 2 और केस 3 करेंगे तो केस 1 को भूल जाना है, जो वैल्यू सामने दिख रही है उसके बेस पे लॉजिक लगाना है, ठीक है। केस 2,
बच्चों सेल्स वैल्यू कितनी बोली है? 5,80,000। चलिए, अभी आप लोगों की हंसी थी, ये पॉइंट के बाद मैं हंसूंगा। चलिए, नहीं ना? चलिए अब सुनिएगा अच्छे से। 5,80,000 पेन रख दो एकदम और भूल जाओ, ये पहली पॉइंट भूल जाना। सिर्फ आपके सामने क्या दिखना चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट, WDV और सेल्स वैल्यू। एक्चुअल कॉस्ट, WDV और सेल्स वैल्यू। क्या लग रहा है जब तीनों को कंपैरिजन कर रहे हो, क्या लग रहा है? क्या इसमें टर्मिनल डेप्री होना चाहिए? नहीं ना? क्यों सर? WDV 550 थी और हमारी सेल्स वैल्यू तो उससे ज्यादा ही है। सेल्स, लेकिन क्या सर एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है क्या? द आंसर इज नो। सिर्फ किससे ज्यादा है सर? WDV से। कितनी ज्यादा है? 30,000। ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे सेल्स वैल्यू और WDV, अगर सेल्स वैल्यू ज्यादा है WDV से, ठीक है, और जो इसका डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? बिजनेस इनकम। तो बताओ बच्चों इसका आंसर 30,000 विल बी क्लियर बिजनेस इनकम। देखो वहां पे क्या लिखा है? 30,000 शैल बी बैलेंसिंग एंड टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। समझ आया? हंसू मैं? अच्छा, क्या सर केस या प्लीज सर हमें दो सर, थोड़ा भरोसा रखो सर, निराश नहीं करेंगे सर। ठीक है सर, आपको निराश नहीं करेंगे। केस 3 की वैल्यू कितनी दी है? 7। तुमको अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तुम लोग आराम से अपना दिमाग लगाओ, कोई आंसर मत बोलो, सोच के रखो इस क्वेश्चन में क्या। अच्छा, जब कंपैरिजन करते हो भूल जाने का, दो केस दिए हुए हैं सिर्फ। एक्चुअल कॉस्ट 6 लाख, WDV 550 और सेल्स वैल्यू 7 लाख। बच्चों क्या लग रहा है इसमें? ठीक है सर, बेचा है और एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा है। सर ये तो पैसा कमाने का हो गया ना, और पैसा कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कैपिटल गेन। बताओ बच्चों कितना कैपिटल गेन? 1 लाख। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन WDV है तो बिजनेस इनकम, और सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेल्स वैल्यू लेस देन है तो टर्मिनल डेप्री। समझ आया बच्चों? तीनों ही पॉइंट आ गए या नहीं आ गए? अरे बोलो हाँ। बच्चों क्लियर हो रहा है क्या? पक्की बात? ठीक है, देखो मेरे हिसाब से तो इतना काफी होता आपके लिए। इन्होंने देखो, अब हमारा डेप्री का सिर्फ एक सम बचा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, और वो भी मैं आप ही लोगों को होमवर्क में देने वाला हूं। लेकिन उसके लिए मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाना पड़ेगा बच्चों, एडिशनल डेप्रेशन। एक पॉइंट के लिए क्यों डेप्री बाकी रख रहे हो? जाके पूरा रिवाइज ही कर लेना ना फिर, और उसका भी सिर्फ थियरी समझाना है मुझे। चलेगा बच्चों? अगर वो सम नहीं दिया तो मैं पॉइंट को स्किप करा, लेकिन सम भी दिया, देखो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। चलेगा बच्चों? श्योर? आराम से इसको समझ लो पहले। वापस बच्चों, अगर मेरी सेल्स वैल्यू WDV से भी कम है तो टर्मिनल डेप्री। सेल्स वैल्यू ज्यादा है, WDV से ज्यादा है तो बिजनेस इनकम। सेल्स वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है, कैपिटल गेन। अगर एग्जाम में आ गया तो मुंह तोड़ जवाब दे दोगे? पक्की बात? ठीक है, चलिए। एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट कंसेप्ट फॉर डेप्रिसिएशन, और इस टॉपिक का बच्चों दैट इज अबाउट द एडिशनल डेप्रिसिएशन। मिला बच्चों? चलिए नोटबुक में हेडिंग दो एडिशनल डेप्रिसिएशन और लिख देना रिफर पेज 6.13। रिफर पेज 6.13। क्यों दिया पता नहीं, क्यों आप लोग के साथ ऐसा करते हैं लोग। चलिए, मैं से आपको थियरी इसका समझा के रख रहा हूं। ठीक है, सम में आएगा तो प्रॉपर्ली कैलकुलेशन किया हुआ ही होगा, तो आप लोगों को आराम से पता चली जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसमें डेप्री एक और चीज ऐड हो जाएगी। चले देखिए बच्चों, लास्ट वन गाइस, कंडीशन फॉर ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर
ये क्या दिया सर? एडिशनल डेप्रिसिएशन। कभी बोलते हैं डेप्री आधा, कभी बोलते हैं एक्स्ट्रा डेप्री, कभी बोलते हैं नो डेप्री। सर चल क्या रहा है ये? ठीक है, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है? कोई बात नहीं बच्चों, ये आखिरी पॉइंट है डेप्रिसिएशन का। फिर आपको क्या करना, आज ही जाके, मैं सच्चे बता रहा हूं, आपको लगेगा हमने कौन से लेवल का पढ़ा हुआ है, जाके आज के 4 लेक्चर जितना है, लेक्चर भी बताएगा, सिर्फ जो हमने नोटबुक में लिखा हुआ है, जो पॉइंट किया ना, आपके अल्टीमेटली एट द एंड क्या बनने चाहिए? सम बनने चाहिए। समझ आ रहा है? सम सारे के सारे बनेंगे। आज जाके आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। पीजीबी में अभी तक जितना भी किया है उतना आप लोग, और पीजीबी अभी तक बहुत कुछ बाकी है, तो इसलिए बीच चीजें जो आपको मौके मिल रहे हैं ना, वहां तक जितना मिला उतना वापस बीच चीज में रिवाइज करते हैं। ये सिर्फ पहली टाइप के हमारे सम्स हुए। डन बच्चों, चलिए देखते हैं एडिशनल डेप्री। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा हूं। एडिशनल डेप्री क्या हर केस में अवेलेबल रहेगा? द आंसर इज नो। ठीक है, तो एडिशनल डेप्री अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या दिया हुआ है बच्चों? एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। क्या लिखा बच्चों? एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके लिए अवेलेबल रहेगा? प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और वो भी जो नई होगी उसके लिए। अगर हमने किसी के पास से सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल। अगर हमने किसी से बिल्डिंग खरीदी है, इंटेंजिबल एसेट खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, एडिशनल डेप्री वाला पॉइंट आएगा, मतलब दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर एडिशनल डेप्री मिल जाएगा बच्चों, कितना परसेंट? 20% के लिए मिल जाएगा। डन बच्चों, श्योर? क्या सर 20% हर साल मिलेगा या सिर्फ एक बार? एक्चुअल कॉस्ट का बोला है इसलिए एक साल, फिर तो नॉर्मल जो अपने करते हैं डब्ल्यूटीवी वही, मतलब जब हम पहला साल होता है ना, जब डेप्री कैलकुलेट करते हैं, तो जो नॉर्मल जो हम लोग डेप्री कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्री, उसके नीचे एक बार और क्या आ जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन सर इसमें अगर हमने 180 दिन से कम के लिए यूज किया है, वही पुट टू यूज वाला पॉइंट हमारा कंसेप्ट, ठीक है, पुट टू यूज वाला पॉइंट हमारा कंसेप्ट, 180 डेज से ये कम है तो क्या हो जाएगा? डेप्री हाफ हो जाएगा 10%। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट है, जो बचा हुआ 10% है वो अगले साल मिलेगा, मतलब 20% देना इनको पूरा है। अगर सेम साल में 180 डेज से ज्यादा के लिए कर दिया तो पूरा, और नहीं किया तो आधा अभी आधा बाद में। डन बच्चों? अच्छा, अगेन क्या सर हर समय पॉइंट आएगा? जी नहीं, क्योंकि पॉइंट समझो। पहला पॉइंट, क्या सारे असेट पे? नहीं। कौन से असेट पे? प्लांट एंड मशीनरी, और वो भी न्यू, सेकेंड हैंड पे नहीं। और वो भी प्लांट एंड मशीनरी, सारी प्लांट एंड मशीनरी नहीं। 3 कंडीशन दी हुई है टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन। मिला? द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। The assessee must be engaged in the manufacture or production of any article or thing. चलो मैं आपको पूछता हूं, एयर कंडीशनर में एक एसी खरीद के लेके आया, ठीक है, एसी खरीद के लेके आया, तो मुझे तो बच्चों ये जो एसी है वो कौन से असेट है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या इंटेंजिबल? प्लांट एंड मशीनरी। जो कहीं पे नहीं आता वो प्लांट एंड मशीनरी, जनरल वाला। पता चला? अब क्या एसी से मैन्युफैक्चरिंग होगा? बोलो नहीं ना। तो क्या इस पे एडिशनल डेप्री मिलेगा? नहीं। सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों? वही मशीनरी पे मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में यूज हो रही है। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसी मशीनरी जिससे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। सारी प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, सारी न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी जिससे क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट वाजिब है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड और इंस्टॉल कब क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, और वो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अब सर ये और अलग है क्या? जी हाँ। चले फिर नीचे एक एक करके पॉइंट समझाए, पहले 2 पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं है, जितना था उतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। चले एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाइए नीचे। मिला बच्चों? अब इन्होंने क्या लिखा है? एनी प्लांट एंड मशीनरी which has been acquired and installed during the previous year by an SSE is qualified for additional depreciation. However, the following assets are not eligible for additional depreciation. मिला? ये सब पे दिमाग भी नहीं लगाना है कि मैन्युफैक्चरिंग हो भी या नहीं है, इन्होंने ना ही बोल दिया इन सब पे एडिशनल डेप्री मिलेगा नहीं। पहला पॉइंट देख के बोलो सबको, क्या लिखा है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। वैसे भी उससे क्या ही मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे। समझ आ रहा है बच्चों? सेकंड पॉइंट, इफ इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। अच्छा, यहाँ पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मतलब क्या? जहां पे मैं रहता हूँ, मैनेजर और वो लोग। तो अगर वहां पे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जैसे पंखा, लाइट, एसी लगा के रखा है, तो वैसे भी उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली थी। मतलब इसमें जो नॉट एलिजिबल में भी बोला है ना, तो ऐसे पॉइंट है जो लॉजिकल है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या फिर एनी मशीनरी और प्लांट द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हिच इज अलाउड एज अ डिडक्शन। मतलब अभी तो सपोज रेट ऑफ ब्लॉक ऑफ डेप्री में कोई भी रेट 100% नहीं है, कल जाके कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी आ जाए जहां पे गवर्नमेंट ही बोले 100% डेप्री,
तो क्या उस पर और एडिशनल डेप्री भी आएगा क्या? ठीक है, तो ये सब पॉइंट दिए और छोटे छोटे 3 पॉइंट दिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला, एडिशनल डेप्रिसिएशन shall be reduced while computing the closing WDV of the respective block. Additional depreciation is not available if the new plant or machinery is sold in the year of acquisition. मतलब जब खरीदा और उसी साल में बेच दिया तो क्या एडिशनल डेप्री आएगा क्या? The answer is no. And additional depreciation is not available if the power unit is claiming depreciation under straight line method. टर्मिनल डेप्री वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा। तो अगर पावर यूनिट है तो वहां पे भी प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, तो वो उनको भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर उनका WDV मेथड होगा तो। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो नहीं मिलेगा। डन बच्चों, इतना तो पॉइंट ही नहीं आएंगे जितने इन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हमारी ड्यूटी बनती है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। डन बच्चों, अब चलिए, अब आज का जम के होमवर्क लेके पहले आप जब नेक्स्ट सेक्शन में मेरे सामने आए तो या तो उनमें से डाउट पूछेंगे या उतना एकदम ही क्लियर आप लोग का हो जाना चाहिए। डन बच्चों, चलिए अब पहले हम डेप्री की बात करें तो मॉड्यूल में आप लिख ही दो इलेक्शन नंबर 1 से लेके 6। अब आपके जो बाकी है, जो रिवाइज करना हो, दोबारा करना हो, इलेक्शन नंबर 6 में थोड़ा एडिशनल डेप्री वाला पॉइंट आएगा, आप लोग करके लाएंगे। सर फॉर्मेट उनका या हमारा फॉर्मेट भी चलेगा? मॉड्यूल में आपके कहां तक हो जाने चाहिए बोलिए बच्चों? इलेक्शन नंबर 1 से लेके 6, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से सारी कहानी बदल जाएगी आप लोगों की। डन बच्चों, फिर रेफरेंस बुक में हमने कौन कौन से, मतलब फॉर लिखो फ्रॉम रेफरेंस बुक। अब हमने जो किए हैं वो भी बता रहा हूं, क्या आप दोबारा उसको रिवाइज करने तो रिवाइज, या आप आपस की बात देख लेना। इलेक्शन नंबर 2, 3, 4 जो आज हमने आके ऑलरेडी कर दिए। इलेक्शन नंबर 2, 3, 4 ब्रैकेट में दो, ऑलरेडी सॉल्व्ड इन क्लास। ठीक है, और फिर इलेक्शन नंबर 7 ब्रैकेट में होमवर्क है ये, इलेक्शन नंबर 7 पेज 6.14। ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एडिशनल डेप्री वाला सम है इसलिए। क्या सर हम रेफरेंस में सारे सम करते हैं? नहीं, वो तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कुछ सम जिससे हमें या तो सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाए या हमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, क्रैकर में देख लेते हैं डेप्री के कोई पॉइंट हो तो लिखो फ्रॉम क्रैकर या स्कैनर। डेप्री के 1-2 सम्स ही है, ज्यादा नहीं है। नहीं, वो प्लस माइनस वाला था, वैसे समझा। एडिशनल डेप्री का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन 21। देखो अब ये फाइनली हमारा स्कैनर क्रैकर के सम बनने चाहिए आप लोग के। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 13, 1, 3, 13। अब 1, 3, 13 है ना, वो क्वेश्चन दिया है दिसंबर 2012 का। आपको करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, सिंपल सम दिया हुआ है, एक बार आप देख सकते हैं। डन बच्चों, तो अभी भी हमारा मेन टाइप के सम आने बाकी है, जहां पे वो नेट प्रॉफिट वाले ना, उसमें कुछ चीजें प्लस होगी, कुछ चीजें माइनस होगी, वैसे वाले। डन बच्चों, श्योर। तो नेक्स्ट सेक्शन में जितना होमवर्क दिया वो या फिर जितना किया वो पूरा का पूरा रिवाइज करके आप लोग का एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। डन बच्चों, श्योर। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।